लैंडलॉर्ड कौन होता है? सर वो जिसके अंदर टेनेंट काम कर रहा होगा, जिसके अंडर अंडर होम टेनेंट इज वर्किंग और वो रेंट पे करता है, वो ठेका पे करता है, उसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। ठीक है। और लैंड ओनर कौन होता है? होल्डिंग ट्रांसफर किया जिनको होल्डिंग जिसको होल्डिंग ट्रांसफर की जाती है। याद रखिए एनकम्बरेंस क्या होती है? एनी चार्ज और क्लेम अपॉन द लैंड, उसे एनकम्बरेंस कहते हैं। एस्टेट किसे कहते हैं? एनी एरिया ऑफ लैंड for which a separate record of for rights which a separate record of rights has been prepared, उसे हम कहते हैं कि ये एस्टेट है। डिफाल्टर कौन होता है? जिसके जिम्मे एरियर्स ऑफ लैंड होते हैं। ये नहीं करता हो। और एरियर्स ऑफ लैंड अगर अनपेड हो, जो अनपेड होते हैं उसे हम डिफाल्टर कहते जी हैं। सर। इसमें श्योरिटी भी इंक्लूड होता है। जी सर। जिसे श्योरिटी दी हुई है, गारंटी देते हैं। ये बात याद रखिए। और एग्रीकल्चरल ईयर कब स्टार्ट होता है? फर्स्ट ऑफ जुलाई। हमने ये डेफिनेशंस, ये बातें हमने देखी हैं और की हैं। लंबरदार मैंने बताया था कि वो विलेज हेडमैन होता है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। यहाँ तक हमने इस बात को देखा। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े यूनिट की बात करते हैं, फिर हम आते हैं वापस जो हम जहाँ से हमने लेफ्ट ओवर किया था कल, पूरा स्केच हम दे रहे थे, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी एक मिनट आप सपोज कर लीजिए ये एक मौजा है। ये क्या है? मौजा। इसको हम कहते हैं कि मौजा है। सर इसे विलेज भी कह सकते हैं आंगनबाड़ी में। हाँ, विलेज कह सकते हैं। अब महल कह सकते हैं, अब चक कह सकते हैं, पिंड कह सकते हैं। ये जो मौजा होता है ना, एक बिग यूनिट होता है, बिग यूनिट। मौजा में कई और चक गांव जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं आज। मैं समझाने जा रहा हूं आपको खेवट, आज समझाने जा रहा हूं खतौनी, आज समझाने जा रहा हूं खसरा नंबर, आज समझाने जा रहा हूं खसरा गिरदावरी, और आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा जमाबंदी। और शजराए खिश्तवाद, शजराए अक्स, और मुसावी नक्शा। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। लैंड रेवेन्यू को तैयार करने के लिए, समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। अब देखें ये एक मौजा है और मौजे का जो नक्शा होता है, मौजे में क्या क्या है, कौन कौन सा रास्ता है, मस्जिद कहाँ पर है, डेरा कहाँ पर है, ट्यूबवेल कहाँ पर लगा हुआ है, डिस्पेंसरी कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है, वो आपको बताता है नक्शा मुसावी। ये नक्शा मुसावी क्या होता है? ये पटवारी तैयार करता है। नक्शा मुसावी जो है वो कौन तैयार करता है? नक्शा मुसावी आपका तैयार करता है पटवारी। सर ये आबादी तैयार करेगा नक्शा मुसावी, ये रास्ता रहता है, क्या क्या है, कौन कौन से रास्ते हैं, कहां कहां क्या क्या है, ये ज़ाहिर करता है। इस मौजा में क्या क्या वाक़ई है, डिस्पेंसरी कहां पर है, रास्ता कहां पर है, स्कूल कहां पर है, कब्रिस्तान कहां पर है, मस्जिद कहां पर है, और लंबरदार का डेरा कहां पर है, ट्यूबवेल कहां पर है। ये सारी बातें नक्शा है समझना। जो मुसावी नक्शा होता है वो मौजा का नक्शा होता है, यानी पूरे मौजे का नक्शा होता है। एक लट्ठा होता है, एक कपड़ा होता है जिस पर ये नक्शा बनाया जाता है और पटवारी तैयार करता है। याद रखिए मुसावी का मीनिंग ही लट्ठा है, कपड़ा है।
तो ये याद रखिएगा, कोलोनाइजेशन के दौर में जो पटवारी के पास अलग से कोई किताब तो नहीं थी, अलग से कोई पेपर वर्क तो नहीं होता था, तो वो क्या करता था, वो एक कपड़े पे लिखा था। याद रखिए। अब इस मौजा को यार गौर से देखना, ये एक बड़ा यूनिट है, इसमें बड़े और भी गांव हैं और भी चक हैं इसमें शामिल हैं। मौजा उसे कहते हैं एक बड़ा यूनिट। जब एक बड़ा यूनिट आ गया, अब देखिए उस बड़े यूनिट में बहुत से खानदान हैं। अब मैं लिखता हूं सरदार साजिद महमूद भट्टू साहब के पास 1 एकड़, चले 100 एकड़ कर लेते, चले 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़, इस मौजे में 100 एकड़, और उस 100 एकड़ को, जो 100 एकड़ लैंड है उसके पास किस मौजे में, याद रखिएगा ये 100 एकड़, इसको हम कहेंगे टोटल खेवट है। ये क्या है, ये खेवट है। किस खानदान के पास कितनी कितनी जमीन है उसे खेवट कहा जाता है। आज डिक्लेयर कर लीजिए, किस खानदान के पास, किन फैमिलीज के पास कितना कितनी लैंड है, वो खेवट है। जो जो खानदान बसते हैं और उनके पास कितनी कितनी जमीन है, उस तमाम को खेवट कहते हैं, उस खाते को खेवट कहा जाता है। और सुन लीजिए, क्या इस मौजे में डिफरेंट फसलें भी उगी हुई हैं। अब ये जो फसलें स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, ये जो फसलें हैं, जो फसलें वहां पर उगाई जाती हैं, इस मौजे में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, रबी है और खरीफ है, गंदम की फसल है और मकई की फसल है, कपास की फसल है। तो जनाब कौन कौन सी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं जो यहां उगाई जाती हैं, उसके लिए है खसरा गर्दावरी। फसलों के पास वो कहां की जाएगी, मौजे में, उसे क्या कहेंगे, खसरा गर्दावरी। 16 कॉलम्स होते हैं इसके, 16 कॉलम पर मुश्तमिल होती है खसरा गर्दावरी। इसको इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स का रजिस्टर भी कहा जाता है। किसके पास होता है, पटवारी के पास। इसको इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स का रजिस्टर भी कहा जाता है। इट कंटेन्स ऑल information of all crops in the mola, स्टैंडिंग क्रॉप्स, और कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ काश्त की जाती है, कल्टीवेट की जाती है, या कौन कौन मालिक है, किन किन की मलकियत में जमीन, और वो कौन कौन सी फसलें काश्त करते हैं, ये सारी डिटेल्स में होती है। सारी तफसील जो है वो खसरा गर्दावरी में होती है। इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स इसको कहा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये खेवट को तकसीम के पर्पस से, तकसीम फर्दर तकसीम करनी है, ये खेवट है। अब ये देखना है कि साजिद महमूद भट्टू साहब के 2 और भाई हैं, जो 50 एकड़, दूसरे भाई के पास है खालिद भट्टू के पास 50 एकड़। बात समझ, 50 एकड़ के पास खान नंबरदार ये है, और एक बड़ा भाई है उसके पास 100 एकड़ रकबा है, बाकी दूसरे भाई के पास 50 एकड़। आप ये प्रजुल कर सकते हैं। अब इस खेवट को एक खास नंबर दिया जाता है, कानूनी नंबर, तकसीम के पर्पस के लिहाज से। तकसीम के पर्पस के लिए इस खेवट को, इस खाते को एक नंबर लगा दिया जाता है, उसे खतूनी नंबर कहते हैं, तकसीम पर्पस के। जरा गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Meticulously I am highlighting these terminology
और 50 एकड़ के हर एकड़ पर याद रखना, इधर देखने गौर करें, तवज्जो रहे, हर एकड़ पर एक खास नंबर दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं भैया आपको, उसे हम खसरा नंबर कहते हैं। खसरा नंबर, उसे हम खसरा नंबर कहते हैं। इसको इंडिकेटिव नंबर भी कहते हैं, इसको सर्वे नंबर भी कहते हैं। और ये लाजमी हर एकड़ पे दिया जाएगा, हर एक एकड़ का होगा, और ये सब फिक्स भी होता है। ये फिक्स जी चेंज नहीं होता, हर एक का डिफरेंट नंबर। ये खसरा नंबर, उसे क्या कहेंगे? अगर मेरे पास 100 एकड़ रकबा है तो भाई मेरे साथ कोई और भी तो होगा ना, ठीक है? मुझे अलग, मेरा अलग केवट नंबर, उसका अलग केवट नंबर, मेरे एकड़ का अलग खसरा नंबर, उनके एकड़ का अलग खसरा नंबर। ये किस लिए है? फॉर तकसीम पर्पस के लिए। कुछ आइडिया हो गया? आपको खाता, केवट, कतौनी नंबर, खसरा नंबर का अंदाजा होगा। और ये इंडिकेटिव नंबर होता है जो पोर्शन ऑफ लैंड को अलॉट किया जाता है। यहां तक अंडरस्टूड? एंड व्हाट अबाउट जमाबंदी? जमाबंदी किसे कहेंगे? सुन लीजिए, जमीन की जो फर्द होती है इसी की बुनियाद पर जारी की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंस का डॉक्यूमेंट है। जमीन की फर्द जमाबंदी की बुनियाद पर जारी की जाती है। और जमाबंदी में क्या होता है? सुनिए अल्फाज सुनिए। इस खाता में, इस केवट में, इस कटोरी में, इस खसरा नंबर का कौन कौन मालिक है, कितने खानदान है, कौन कौन मालिक है, कौन मालिक है, कौन काश्तकार है, कौन ठेकेदार है, वो काम कर रहे थे भैया। और ये भी याद रखिएगा, खसरा गर्दावरी जो है, ये जो खसरा गर्दावरी मैंने अर्ज की थी, ये हर 2 साल के बाद होती है। खसरा गर्दावरी हर 2 साल के बाद होती है। और जमाबंदी हर पर एवरी 4 years, एवरी 4 years के लिए जमाबंदी होती है। और जमाबंदी को अंग्रेजी जुबान में क्या कहते हैं? रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड कहते हैं, पीरियोडिकल रिपोर्ट ऑफ या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। पीरियोडिकल रिपोर्ट ऑफ याद रखिए, म्यूटेशन जो साइन शुदा होती है वो कहाँ? पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में आएगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में आएगा। बात जीनोलॉजिकल ट्री कहाँ आएगा? उसके डॉक्यूमेंट्स का अंदर सर। और शजरा नस्ब कहाँ आएगा? वही है जीनोलॉजिकल, वो कहाँ? पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में आएगा। और पीरियोडिकल रिकॉर्ड का क्या है? सेक्शन 41 भी है, 42 मेकिंग ऑफ ट्रेडिशन। याद रखिए। अब कंप्यूटराइज्ड, प्रिपेयरिंग कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड का कौन सा सेक्शन? 41A है और दूसरा कंप्यूटराइज्ड B है। याद रखना भाई, अभी से जोड़ रहे, पढ़ के नहीं आए लगता है, नहीं पढ़ के स्पेशल असेसमेंट काम की जाती है। सर अगर कोई मतलब ये लगे कि इसमें रिकॉर्ड खराब हो गया है या कोई टैम्परिंग हो गई है तो फिर वो क्या दोबारा करवाई जाती है उसकी बुनियाद के ऊपर, या जमीन बढ़ गई है शाबाश, उसका प्रोसेस चेंज हो गया है। ठीक है, शाबाश। अच्छा ये बताइए, ये जो मैंने आज की ना शजरा एक्स से मुसावी शजरा एक्स। अस्सलाम वालेकुम सर, सर एक क्वेश्चन है। जी जी।
सर पीरियोडिकल रिकॉर्ड में और रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेन डिफरेंस बता दें प्लीज। जी, मेन डिफरेंस ये है मिस साहिबा, सेक्शन 39 जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को डील करता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में बेसिकली ये देखा जाता है कौन मालिक है, कौन मजारा है, टेनेंट कौन है, हु इज लैंड ओनर, ठीक है। और इसमें इस मौजूद में क्या क्या कस्टम्स हैं, उस कस्टम से रिलेटेड क्या क्या राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज लोगों पर आती हैं, मैप्स के हवाले से, ये सब कुछ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में होता है। और जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें शजराए नसब जो होता है, परदादा दादा, ये सब कुछ जिनोलॉजिकल ट्री जो है वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में होता है। और ख़ास तौर पर म्यूटेशन जो है, इंतकाल, वो भी किसमें है, पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में होता है। और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स की जो सेक्शन है वो है 41 और 42। 41 और 42 ये डिफरेंस है जी, याद रखिएगा। जमाबंदी किसमें फॉल करती है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, पीरियोडिकल रिकॉर्ड में फॉल करती है, अल्लाह की बंदो, पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में फॉल करती है। और जमाबंदी हर 4 साल। और खसरा गर्दावरी किसमें फॉल करती है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में फॉल करती है या पीरियोडिकल रिकॉर्ड में फॉल करती है? जरी बात, वहां तो सिर्फ आपने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ये कौन रियल ओनर है, कौन टेनेंट है, कस्टम्स क्या है इस मौजा में, और उससे रिलेटेड क्या राइट्स और लायबिलिटी चल रही है। दिस इज द डिफरेंस। ये है मेन डिफरेंस। सेक्शन वाइज भी, स्टैट्यूटरी भी डिफरेंस आपको बता दिया है, और ओरिजिनल जो डिफरेंस है वो भी आपको वन लाइन के तौर पर बता दिया। आई होप द आंसर क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू सो मच। अब गुजारिश ये है, यहां तक आपको क्लैरिटी हो, एक मौजे का जो नक्शा होता है उसे क्या कहते हैं, मसाली नक्शा। किस पे बनाया जाता है, कपड़े पर, लट्ठे पर, उसको शजर रक्स भी कहते हैं, उसको शजर पार्चा भी कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट नाम है भाई, डिफरेंट नेम्स है, याद रखिए। अब आते हैं बैक पे। हम लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, बताइए लास्ट टाइम हमने पूरी स्कीम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की पूरी स्कीम हमने डिस्कस की थी। और एक बात बता दूं, ये जो खसरा गर्दावरी है, ये आप जब रूल्स देखेंगे ना, रूल्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो रूल्स हैं, ये हैं 1968 के, वहाँ आपको एक रूल मिलेगा, रूल नंबर 38 और रूल नंबर 39। वो भी किससे रिलेटेड है, खसरा गर्दावरी से। साथ में रूल्स आपने देख लें जी। हम स्कीम पर थे जी। तो मैंने जो पिछले लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया, मैंने कहा कि पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया अकबर द ग्रेट ने, और उसका एक लैंड रेवेन्यू ऑफिसर था राजा टोडर मल। उसने स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आया, इंप्रूवमेंट्स लेकर आया, और पूरे साउथ इंडिया में लैंड रिकॉर्ड, मैनुअल लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम मेंटेन किया गया शेरशाह सूरी साहब ने, ठीक है जी। ये बातें हमने की। अब मैंने गुजारिश की कि स्कीम में क्या आता है, स्कीम में आप क्या लिखेंगे, लैंड रेवेन्यू। व्हाट डज लैंड रेवेन्यू मीन? लैंड क्या होती है, एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि लैंड से हमारी मुराद यहाँ पर दो तरह की है, एग्रीकल्चर लैंड है और एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड कौन सी है, जिस पर लैंड रेवेन्यू क्या होता है, चार्जेबल है, सेसेबल है, लेविएबल है। और व्हाट इज लैंड रेवेन्यू बेटा, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है लैंड रेवेन्यू को? सेक्शन 4 सब क्लॉज 14, सेक्शन 4 सब क्लॉज 14। इस तरह लिखते हैं, जो हमारे बच्चे नए आए हैं वो इस तरह लिखेंगे। देखिए जी, सेक्शन 4 है डेफिनेशंस का, और सब क्लॉज 14 इस अंदाज से लिखेंगे। ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो व्हाट इज लैंड रेवेन्यू? क्वेश्चन टैक्स में और चार्ज में क्या चेंज है जी? क्या डिफरेंस टैक्स में और चार्ज में क्या डिफरेंस? टैक्स जो होता है, याद रखिएगा,
ये जो लैंड रेवेन्यू है दैट इज नॉट अ टैक्स, ये कोई इनकम पर नहीं लगाया जा रहा। टैक्स हमेशा चीजों पर होता है, गुड्स पर होता है और आपकी इनकम पर हो सकता है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस होती है, जो क्रॉप्स होती है, उनकी जो प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस पर जो लगाया जाता है, कि ब्रिटिश इनहेरिटेड सिस्टम है मिस साहिबा हमारे पास, ये ब्रिटिश ओरिजिनेटेड और इनहेरिटेड सिस्टम है। यहाँ हम कहेंगे कि टैक्स नहीं है, इट इज नॉट अ टैक्स, इट इज अ चार्ज। लैंड रेवेन्यू एक्ट में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और हाई कोर्ट की जजमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जजमेंट्स है, उसमें ये लिखा है कि ये लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं है, ये चार्ज है पेएबल ऑन द एनुअल प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप्स। इट इज नॉट ये आपने बताया था ना कि ये चार्ज है, ये टैक्स नहीं है। मैं यही बात कर रही हूँ कि किस बेस पे उन्होंने कहा कि ये टैक्स से डिफरेंट है, वो बेस पूछ रही, तो आपने बता दिया था। केस कह रहे हैं, किस बेस पे ये डिफरेंट है टैक्स से? ना ये क्योंकि ये स्टैंडिंग क्रॉप्स पर लिखा है, स्टैंडिंग क्रॉप्स है, यहाँ पे क्रॉप्स का मैटर है, तो फसलें खरीफ भी हो सकती है, फसलें रबी भी हो सकती है, उन पर चार्ज किया जाता है, क्योंकि फसलों पर चार्ज किया जाता है। और ये जो चार्ज है ये नंबरदार ने इकट्ठा करना होता है, कलेक्शन जो करता है वो नंबरदार करता है, नंबरदार इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो है वो जो मालिया है, इसका और नाम भी है, इसका एक और नाम जो हम गांव में देखते हैं, मामला, मालिया, मामला, लगान और चीज है समथिंग, और चीज मैंने आपको बताया भी था किस पर आ रही। तो ये टैक्स इसलिए नहीं है कि ये इम्पोज तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये फसलों पर किया जाता है, नंबरदार पर पावर किया कि आप कलेक्ट करेंगे, और वो जितना कलेक्ट करेगा उसमें से 75 उसको दिया जाएगा 5%। ये इस तरह डिफरेंस है, और उसने अपनी डेफिनेशन में भी दिया हुआ कि ये चार्ज है लेकिन ये टैक्स नहीं है। और इसलिए डिफरेंस है कि ये स्टैंडिंग क्रॉप्स पर, और स्टैंडिंग क्रॉप्स हमारे पास दो तरह की है, एक रबी है और एक खरीफ है।